आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तथागत ए टू ज़ोन पर। पिछले लेक्चर में हमने उच्च न्यायालय के विषय में बात की थी। आज के लेक्चर में हम अधीनस्थ न्यायालय के विषय में बात करेंगे। तो इधर अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो किस तरीके से राज्य में काम करते हैं और इनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो अधीनस्थ न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है संविधान में, हम देखते हैं अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के विषय में प्रावधान किया गया है। अब इनका हम देखें कि अधीनस्थ न्यायालय की संरचना किस तरीके से होती है। तो सबसे ऊपर देखते हैं राज्य में क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला होते हैं। तो जिला क्या करते हैं, जिला में होता है एक तो जिला न्यायालय जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, दूसरा होता है सत्र न्यायालय, एक सेशन कोर्ट होता है। तो इसमें जो जिला न्यायालय है यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरीके के मामले आते हैं, जो दीवानी या सिविल मामले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। दीवानी मामले या सिविल मामले जिनको हम कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। और जो आपराधिक मामले या फौजदारी मामले आते हैं वो सेशन कोर्ट में जाते हैं। सेशन कोर्ट के नीचे देखते हैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है, उसके नीचे फिर न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। उसके नीचे हम देखते हैं सिविल जो न्यायालय होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है और मुंसिफ न्यायालय होता है, अदालतें होती हैं। तो जो PCSJ के थ्रू भर्ती होती है वो ज़्यादातर होती है मुंसिफ अदालत और न्यायिक दंडाधिकारी बनते हैं। तो हम फिर देखते हैं जो अपर जज होते हैं, जो जिला जज के रूप में बनते हैं, उनकी इससे होती है PCSJ जो अपर होता है उससे जिला जज के रूप में जो बनते हैं, पहले उनको ये पद दिया जाता है फिर बाद में ये बन जाते हैं, ठीक है। बाकी इनका भी प्रमोशन होता है, ये भी बाद में यहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, जब मुख्य जो डीजे होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वही दोनों पद संभालते हैं। लेकिन ये होता है कि जब सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं तब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में करते हैं, और जब वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं तब वो सेशन कोर्ट के रूप में करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बांटा गया है। तो अनुच्छेद 233 कहता है कि जो जिला न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होगी, नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति जो है उसके लिए राज्यपाल क्या करेंगे, तो उच्च न्यायालय के यानी कि उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। तो उनकी नियुक्ति अगर करनी है तभी भी पदस्थापना मतलब उनको हटाना है, और पदोन्नति की जाएगी तो किसके सलाह पर की जाएगी, राज्यपाल करेंगे। कौन, राज्यपाल करेंगे, और जो राज्य का उच्च न्यायालय होगा उसकी सलाह ली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए निम्न योग्यताएं भी डिसाइड की गई कि जो जिला जज होंगे उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी। तो वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो, मतलब वो केंद्र और राज्य के तहत किसी सेवा में कार्यरत न हो, अगर हैं तो हटा दिए, मतलब उस सेवा को छोड़ करके तब उनका कार्यकाल शुरू होगा। फिर उन्हें कम से कम क्या है, तो 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। मतलब ये है कि आप LLB करने के बाद 7 वर्ष तक अधिवक्ता का काम किए हो, उसके बाद ही आप ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पद के लिए योग्य माने जाएंगे। फिर उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, तो उनकी नियुक्ति की सिफारिश किसने की हो, उच्च न्यायालय ने की हो उस राज्य के, ठीक है। तो इस आधार पर किसी जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 234 हम देखते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है। तो 233 जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 234 प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो राज्य के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जाता है। होता क्या है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं वही नियुक्त, जो परीक्षा है PCSJ हो गई वो राज्य लोक सेवा आयोग कराते हैं। तो कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श, क्योंकि उनकी नियुक्ति और वो जो अधीन काम करते हैं वो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उसके अधीन काम करते हैं। तो उसमें उनकी दोनों की परामर्श की आवश्यकता होती है, ये चीज़ कही गई। जो अन्य न्यायाधीश और जो जिला जज होंगे उनकी नियुक्ति में भी हाईकोर्ट के जो होगा वहाँ का उसकी परामर्श के लिए लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनकी नियुक्ति के विषय में संविधान में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 235 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे उन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाएगा। तो कहा गया कि जिला जो न्यायालय एवं अन्य न्यायालय हैं में न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय को होगा। मतलब यह है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उन पर राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसका अधिकार होता है कि वो नियम कानून बनाए कि वो अधीनस्थ न्यायालय किस तरीके से काम करेंगे, उनके मामलों को कैसे देखा जाएगा, उनके विषय में नियम बनाने का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय को होगा। जैसे कि पदस्थापना किसको हटाया जाएगा, पदोन्नति किसकी होगी, और अन्य मामले जो होंगे उनके विषय में राज्य का उच्च न्यायालय डिसीजन करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 236 कहता है कि कुछ जो शब्द हैं उनकी व्याख्या, तो क्या न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं, मतलब न्यायिक सेवा में कौन कौन शामिल किया जाएगा, तो वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबद्ध होते हैं। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हमने बताया राज्यपाल करता है राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर।
उसके बाद कहा गया कि जो उससे मतलब जो न्यायिक सेवा होगी तो राज्य जो जिला न्यायाधीश है उसके नीचे के पद जो पद हैं वो और अन्य व्यक्ति जो शामिल किए जाएंगे वो जो न्यायिक होंगे न्यायिक और अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनको न्यायिक सेवा के तहत शामिल किया जाएगा। तो न्यायिक सेवा वाला जो शब्द है उसको व्याख्या की गई। ठीक है, तो यहाँ तक ही हो गया कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्याय जो जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरीके से होती है। अब अनुच्छेद 237 है वो क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 237 कहता है कि इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्ग मजिस्ट्रेटों के वर्गों पर लागू होना, मतलब है कि इस अध्याय में जो प्रावधान किए गए हैं वो किन की कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है किस पर लागू होंगे उसके बारे में कहा गया है। तो ये राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि उक्त प्रावधान मतलब जो भी प्रावधान इसमें किए गए हैं क्या है तो राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीशों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू हो सकते हैं। तो राज्यपाल चाहें तो वो जो प्रावधान है उनको किसी एक वर्ग पर या सभी जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं उन पर सब पर लागू कर सकते हैं। तो ये अधिकार राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है, संरचना में कहा गया कि क्या होता है तो सबसे राज्य में देखते हैं सबसे ऊपर जो होता है उच्च न्यायालय होता है राज्य का। उसके बाद जिला व सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। उसमें दो तरीके के दीवानी मामले आते हैं तब डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, फौजदारी मामले आते हैं तो सेशन कोर्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश का न्यायालय होता है, फिर मुंसिफ अदालतें होती हैं। इसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है, मतलब जो आपराधिक मामलों को देखते हैं वो उसका न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। जब हम PCS जैसे सिलेक्शन देखते हैं तो वो इस तरीके से दोनों पोस्ट के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था कि जो संरचना है उसका प्रावधान किया गया है। फिर आगे कहा गया है कि जो जिला न्यायाधीश होंगे उनके बारे में प्रावधान किया गया है कि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा जो न्यायिक अधिकारी होता है कौन होता है, जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है, उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो हमने जब सर्वोच्च न्यायालय देखा था और उच्च न्यायालय देखा था तो वहाँ बताया था इन दोनों को क्या है कि मूल क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार दोनों को प्राप्त है। उसी तरीके से जो जिला न्यायाधीश होता है उन्हें क्या है कि मूल एवं अपीली दोनों तरीके के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है, मतलब जो जिला न्यायाधीश होता है वो सेशन कोर्ट जो होता है उसका भी न्यायाधीश होता है। दीवानी मामलों की सुनवाई करते समय जिला न्यायाधीश मतलब जब वो दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं तब वो जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं, जब तथा फौजदारी मामलों की सुनवाई के समय सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो एक ही व्यक्ति होता है, जब वो काम दो तरीके से करता है तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग नाम का इंडिकेशन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जिला न्यायाधीश के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर आगे कहा गया कि जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। तो न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं इनके पास और प्रशासनिक शक्तियाँ भी कुछ हद तक होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जो DM साहब होते हैं उनके पास भी कुछ प्रशासनिक शक्तियाँ मेन होती हैं और कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी उनको दी गई होती हैं। उसी तरीके से इनके पास न्यायिक शक्तियाँ और प्रशासनिक शक्तियाँ दोनों ही होती हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण की शक्ति दी गई है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के पर निरीक्षण का कार्य जिला न्यायालय करता है और जिला न्यायालय पर निरीक्षण का कार्य कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है। तो उसी तरीके से इनको अधीक्षण की शक्ति दी गई। जिला न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो जो जिला न्यायालय के निर्णय जो भी होंगे, डिसीजन होंगे, उनके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है, तो जो हाई कोर्ट होता है वहाँ जाकर के अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन लागू करने के लिए हाई कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है। मतलब सज़ा जो मृत्युदंड की सज़ा है तो जिला न्यायाधीश भी दे सकते हैं, लेकिन उसको जो अप्लाई करने के लिए यानी कि लागू होने के लिए व्यवहारिक रूप में तो किसकी, हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट होगा वहाँ का उसकी अनुमति की आवश्यकता होगी। इस तरीके से मतलब इनके अधिकार दिए गए, क्या क्या अधिकार हैं। तो हमने यहाँ तक देखा जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में प्रावधान किए गए थे। अब हम देखते हैं कि भारत में न्यायिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए और सभी वर्गों तक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 1987 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना हुई थी। तो इसमें इसका नाम ही है कि इसको बोलते हैं एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस फॉर ऑल, मतलब सबके लिए न्याय सुलभ कराने के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो संविधान का अनुच्छेद जो 39 है, DPSP जब हमने पढ़ा था तो अनुच्छेद 39A जो था वो प्रावधान करता था समान एवं विधिक सहायता, जो निःशुल्क एवं विधिक सहायता का जो प्रावधान है ना, वो वाले उसी प्रावधान के तहत इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो उसी को ध्यान में रख करके जो नालसा एक्ट है 1987 में आया था। तो इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि नालसा जो अधिनियम है 1987 के तहत किया गया है। भारत में सबको न्याय सुलभ हो सके इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसके तहत निम्न व्यक्तियों को सहायता दी जाती है, मतलब नालसा के तहत आप किन किन व्यक्तियों को जो
न्याय है वो क्या है, निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो महिलाएं एवं बच्चे हैं, तो इसमें कौन कौन आते हैं, महिलाएं एवं बच्चे आ गए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं उनको प्रदान किया जाता है। औद्योगिक मजदूर होते हैं, औद्योगिक आपदा के शिकार जो व्यक्ति होते हैं, औद्योगिक आपदा मतलब जो रासायनिक कोई कम फैक्ट्री थी वहाँ कुछ दुर्घटना हो गई तो उस तरीके के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की जो प्रावधान है वो नालसा के तहत किया जाता है। आपदा के शिकार व्यक्ति मतलब कहीं भी आपदा आई है तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं उससे जो प्रभावित होते हैं तो उनको मुआवजा कहें या कानूनी सहायता दिलाने के लिए कौन, नालसा काम करेगा। दिव्यांग व्यक्ति जो भी होते हैं, हिरासत में लिए गए व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति जो हिरासत में लिए गए और उनको वकील नहीं मिल रहा तो उनको क्या होगा, नालसा के तहत उनको कानूनी सहायता मुफ्त दिलाई जाएगी। ठीक है। जिनकी आय क्या है तो 1 लाख रुपये से 1 लाख रुपये वार्षिक से कम हो, मतलब 1 लाख रुपये जिनकी सालाना इनकम है उससे अगर कम है तो उनको कानूनी सहायता दिलाई जाएगी नालसा के तहत। फिर कहा गया कि मानव तस्करी के तहत जो शिकार व्यक्ति हैं, जिनका मानव तस्करी के हो गया है तो उस तरीके के जो व्यक्ति पाए जाते हैं उनके लिए कानूनी सहायता, और जो भिखारी हैं इन सबको सहायता, जो कानूनी सहायता है वो नालसा के तहत दिलाई जाती है। तो भारत में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत से हैं जो स्वयं सहायता नहीं पा सकते हैं, न्यायिक सहायता मतलब न्यायिक खर्चे को नहीं उठा सकते हैं, उनके क्या कहा गया, राज्य के खर्चे पर उनको न्यायिक सहायता प्रदान की जाएगी। फिर आगे ऐसे मामले कुछ होते हैं जो राज्य चाहता है कि उनको मैत्रीपूर्ण तरीके से समझाया जाए, क्योंकि होता क्या है, न्यायालय के समझ बहुत से मामले आते हैं तो उसमें कहा गया कि न्यायालय का भार कम हो और मामलों को, अधिकतर मामलों को मतलब मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए, उसके लिए लोक अदालतों का गठन किया गया था। तो लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। तो वैधानिक मंच है, ये काम क्या करता है कि जो भी मामले होते हैं उनको मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करता है। इसमें क्या है, तो नालसा एक्ट ये भी नालसा के तहत ही लाया गया था। इसमें कहा गया था नालसा एक्ट 1987 संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह निस्तारण के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना का प्रावधान करता है। तो 2012 में नालसा एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके तहत क्या है कि लोक उपयोगी सेवाएं मतलब हो सकता है आपने कोई काम किया हो, सेवाएं खरीदे हों या कोई सर्विस ली हो या किसी कंपनी के बीच ऐसी कोई हो या आपस में कोई मुद्दा हो, उस तरीके के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व मतलब मुकदमेबाजी से पहले की कहा है तो उसमें सुलह और निस्तारण मतलब उस मामले को निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है इसमें। तो सुलह के माध्यम से, निस्तारण के माध्यम से इसमें मामले सुलझाए जाते हैं। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता है, मतलब ऐसे क्रिमिनल केसेस को छोड़ करके जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता है, बाकी जितने भी हैं दीवानी हो गए, फौजदारी मामले हो गए, फौजदारी मतलब यही जो आपराधिक मामले हैं वैसे छोड़कर जिनमें समझौता नहीं हो सकता है, बाकियों के लिए राजस्व मामले हो गए, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद, यानी कि जितने मामले लंबित भी हैं, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाया जा सकता है। तो लोक अदालतें जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ऐसा कोई मामला लंबित भी है पहले से, उसको भी लाया जा सकता है जहाँ सुलह और समझौते की गुंजाइश है, उस तरीके के मामलों को, चाहे वो दीवानी हो, फौजदारी हो या राजस्व वाले मामले हो, सभी को लाया जा सकता है। यहाँ ये चीज़ कही गई। यहाँ मुकदमा दायर होने से पूर्व भी मामला लाया जा सकता है, मतलब मुकदमा अगर आपका दायर नहीं हो पाया है तो उस मामले को यहाँ लोक अदालत में लाया जा सकता है, और यहाँ जो डिसीजन होगा वो दोनों पक्षों की सहमति से कराने की कोशिश की जाती है। फिर कहा गया कि जो लोक अदालत के निर्णय किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। जिस तरीके से दीवानी न्यायालय काम करते हैं उसी तरीके से जो लोक अदालतें होती हैं उनके डिसीजन जो होते हैं वो दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होते हैं। जो लोक अदालतें होती हैं यह निर्णय अंतिम होते हैं, मतलब जो लोक अदालतें निर्णय देती हैं वो क्या होते हैं, अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देखो इसमें जो मामला आता है वो दोनों पक्षों की सहमति से लाया जाता है, और इसमें इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम मैत्रीपूर्ण तरीके से समझौते को कराएंगे। इसमें दोनों पक्ष अगर सहमत हो गए तो फिर उस मामले को लेकर के अन्य न्यायालय में नहीं जाया जाएगा। इसको लाने का पर्पज एक ये भी है ना कि न्यायिक जो कार्रवाई है या न्यायिक भार है उसको कम किया जाए। तो इस वजह से कहा गया कि अगर एक बार फैसला आ गया है तो वो बाध्य हो जाएगा, फिर आपको मानना पड़ेगा। जब तक आप फैसला नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों पक्ष सहमति का हस्ताक्षर नहीं करें, तब तक तो आप जा सकते हैं। ये चीज़ है। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालत स्थापित की गई। तो देश के लगभग सभी जिलों में इस तरीके की जो अदालतें स्थापित कर दी गई हैं। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार करती हैं। तो 5 लाख तक के जो मामले हैं उन पर विचार करने के लिए एक सीमा आधारित कर दी गई है कि इससे ऊपर के मामले जो होंगे वो जिला न्यायालय या फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उससे नीचे के मामले जो हैं लोक अदालतों में आप ला सकते हैं, इस तरीके कहा गया है। फिर परिवार न्यायालय का भी प्रावधान किया गया है। परिवार न्यायालय क्या है, तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों के में मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित करने एवं तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि मध्यस्थता के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से जो पारिवारिक मामले होते हैं, विवाह हो गए, पारिवारिक मामले, वो विवाह विच्छेद
विच्छेद हो या अन्य तरीके के जो भी मामले होते हैं, उनको कहा गया है कि बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इसका अधिनियम कौन सा है? 1984 के अधिनियम के तहत इसका भी प्रावधान किया गया परिवार न्यायालय का। अब बात की गई ग्राम न्यायालय। ग्राम स्तर पर कहा गया कि सबको मतलब ग्रास रूट लेवल पर अगर देखें कि न्याय सुलभ कराने के लिए ग्राम न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई। ये भ्रमणशील कोर्ट की तरह भी काम करते हैं और स्थायी भी होते हैं कि इसमें कहा गया कि न्याय आपके द्वार वाली जो व्यवस्था है उसके तहत इसको लाया गया। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को निचले स्तर पर यानी ग्रास रूट स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। मतलब है कि निचले स्तर तक हर व्यक्ति तक न्यायालय सुलभ रूप से पहुँच सके, उसके लिए इनका प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ कराना है। तो ये नागरिकों तक न्याय पहुँचाने का प्रयास करते हैं और यह भी सुनिश्चित करना है कि सामाजिक आर्थिक और क्या है, सामाजिक आर्थिक अन्य जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता मतलब कि जो कमजोरियां हैं उनके अलावा उनके हिसाब से इनमें क्या है कि न्याय सुनिश्चित कराया जा सके। ठीक है, तो कोई मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास अवसर ना हो, उसको वो वंचित ना रह जाए, ये चीज़ कही गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ग्राम न्यायालय हैं उनका प्रावधान निचले स्तर पर न्याय प्रदान करने के लिए किया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, हमने देखा जो ग्राम न्यायालय है इनका प्रावधान तो कर दिया गया है, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है, व्यवहारिक दिक्कत है कि व्यवहारिक रूप में ये काम नहीं कर पा रहे हैं। व्यवस्था अच्छी है लेकिन काम नहीं कर पा रही है। इस वजह से जो समाज का तबका है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसलिए इनको स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से ग्राम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अब जो प्रावधान किया गया है वो प्रशासनिक अधिकरण। देखो, न्यायिक में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के बाद में अधिकरण आते हैं, अधिकरण के बाद में जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय के बाद अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में जिला न्यायालय भी आता है और मुंसिफ न्यायालय वगैरह आते हैं। अधिकरणों का प्रावधान यह किया गया, ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, मतलब प्रशासनिक और न्यायिक दोनों काम करते हैं और इसमें मेन काम होता है कि जिस पर्पज़ से इनका स्थापना की जाती है उस पर्पज़ में ये न्यायिक काम करती है। जैसे एनजीटी है वो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे, कैट सेट है वो प्रशासनिक अधिकारियों से रिलेटेड अन्य तरीके के मुद्दे हो सकते हैं, उनके लिए अलग तरीके का अधिकरण बनाया जाता है। तो उसी तरीके से जो प्रशासनिक अधिकरण है, ये प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनके मामलों में न्याय निर्णय का काम करते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या किया गया था, तो अनुच्छेद 323A और 323B को जोड़ा गया था। तो भाग 14 जब हम देखेंगे तो उसमें भी अनुच्छेद 323A 323 भी आएंगे आगे। ठीक है, इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 323 ये कहता है कि अनुसार संसद ने विधि बनाकर केंद्र तथा राज्य लोक सेवा अधिकारियों की सेवा संबंधी विवादों का निस्तारण करने के लिए संघ के लिए कैट और राज्य के लिए सैट की राज्य की स्थिति में सैट का गठन किया है। तो इसमें कहा गया कि मतलब संसद चाहे तो विधि बना करके जो केंद्रीय अधिकारी हैं, मतलब केंद्र तथा राज्य लोक सेवा के अधिकारी जो हैं, IAS हो गए, IPS हो गए, SDM हो गए, DSP हो गए, जो भी इस तरीके के हम नाम सुनते हैं, उनके जो रिलेटेड मुद्दे हैं, जो प्रशासनिक यानी कि उनकी सेवा से संबंधित जो मुद्दे हैं, सेवा संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए, उनको निपटाने के लिए संघ के लिए कैट यानी कि आगे हम देखेंगे इसका कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है उसका, और राज्य के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है। तो इस तरीके से इन दोनों का गठन भी किया गया है कि इनके तहत जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके मुद्दे हैं सुलझाने के लिए लाए जाएंगे। तो इसमें जो है केंद्रीय अधिकारी हैं उनके मुद्दों को कहाँ लाया जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है उसके तहत लाया जाता है। इसमें कहा गया कि संघ के अधीन कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी अपने विवादों के समाधान के लिए जो सेवा संबंधी विवाद हों उनके लिए कहाँ है, कैट जाएंगे। तो उनकी जो सेवा से रिलेटेड है कि मतलब अगर उनको हटाया गया, सस्पेंड किया गया या कुछ ऐसा किया गया, उनको लग रहा है कि सही नहीं, तो उस तरीके के जो मुद्दे होंगे उनको लेकर के ये कैट में चले जाएंगे। वहाँ इनका फिर सुनवाई होगी और उसके बाद फिर फैसला दिया जाएगा। तो जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए इस तरीके का प्रावधान किया गया और जो राज्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए साइट की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार राज्य के अधीन सरकारी अधिकारी जो होंगे वह कर्मचारी की सेवा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए सैट का गठन किया गया है, हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये अपने निर्णय को देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और प्रावधान कर दिया गया है कि इनके निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अपील की जा सकती है। अब इसमें कहा गया कि इनकी जो मतलब वैल्यू होगी, हाई कोर्ट में फिर से नहीं जाया जाएगा इनके फैसलों के खिलाफ। अगर कोई भी अधिकरण फैसला देता है तो उस फैसले के लेकर के आप हाई कोर्ट में न जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो फिर इनको स्थापित करने का फ़ायदा ही क्या हुआ, सीधे हाई कोर्ट ना ही वही निर्णय सुना दे। तो इसी वजह से कहा गया इनका जो प्रावधान किया गया, इनके निर्णयों के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं अनुच्छेद 136 के तहत। इसमें संसद व राज्य विधानमंडल
मंडल के अधिकारी व कर्मचारी, रक्षा सेवाओं में लगे अधिकारी व कर्मचारी, मतलब ये जो कर्मचारी हैं इनके मामले आते हैं, इनके तहत इनका निर्णय सुनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित होते हैं, मतलब जो भी इस तरीके के व्यक्ति हैं इन कार्यों में सम्मिलित हैं, उनके निर्णय जो होते हैं यहाँ आते हैं, जो प्रशासनिक अधिकरण होते हैं। फिर अनुच्छेद 323B जो है ये प्रावधान करता है कि संसद तथा राज्य विधायिका विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात, औद्योगिक श्रम विवाद, भूमि सुधार इत्यादि के लिए अधिकरण गठित कर सकते हैं। तो ये भी प्रावधान कर दिया गया अनुच्छेद 323B के तहत। 323A में प्रशासनिक अधिकरण है जो प्रशासनिक अधिकारियों से रिलेटेड है, और 323B जो है अन्य तरीके के जो मुद्दे आते हैं, जैसे कि मुद्दे विदेशी मुद्रा हो गया, आयात निर्यात हो गया, औद्योगिक श्रम विवाद हो गया, भूमि सुधार इत्यादि से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, दोनों को अधिकार दिया गया। संसद भी गठित कर सकती है और राज्य विधायिका भी गठित कर सकती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या राज्य विधायिका गठित कर सकती है, तो हाँ, राज्य विधायिका भी अनुच्छेद 323B के तहत अधिकरण जो है उनकी स्थापना कर सकती है। तो उस तरीके के जो मुद्दे होंगे, मतलब प्रशासनिक मुद्दों को छोड़कर अन्य मुद्दे जो होंगे उनके लिए भी अधिकरण गठित करने का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 323B के तहत। तो इस तरीके से हमने देखा अधीनस्थ न्यायालय, ग्राम न्यायालय, उसके बाद में जो नालसा एक्ट है, उसके बाद में लोक अदालतें, लोक अदालतों के बाद प्रशासनिक अधिकरण। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर था न्यायिक खंड वाला, और खास करके देखें तो जो संविधान का भाग 6 था वो वाला यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग रिविजन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।